दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जनता से अपने फैसलों में जजों पर भरोसा करने का आग्रह कर रहे हैं। क्या चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद अपनी कोई जगह देख ली है जिसके लिए बार बार उनको सफाई देनी पड़ रही है? डीवाई चंद्रचूड़ ने ही कहा था कि जमानत अपवाद के बजाय नियम है, लेकिन उनके ही कार्यकाल में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे कई युवा जमानत की राह तकते रह गए, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई। लेकिन जमानत अपवाद के बजाय नियम की बात कहने वाले डीवाई चंद्रचूड़ जमानत नहीं दे पाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को यह क्यों कहना पड़ा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला दिया जाए? आखिर डीवाई चंद्रचूड़ इतने परेशान से क्यों नजर आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो बता नहीं पा रहे हैं, या उनके लिए अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि अचानक वाला मामला ना हो जाए? क्योंकि जनता ने इन पर एक भरोसा जताया था कि डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल एक बेहतरीन कार्यकाल के नाम से याद रखा जाएगा। लेकिन अब उन्हीं को परेशानी ये सताने लगी है और उनको चिंता होने लगी है कि मेरे कार्यकाल को कैसे याद किया जाएगा, लोग मुझे कैसे याद करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बयान दिया और बयान देने के बाद पूरी तरीके से विवादों में घिर गए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अचानक वाला मामला ना हो जाए, इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ पहले से ही बहुत सारी चीजें साफ करते हुए चले जा रहे हैं। अब हाल ही में एक और इंटरव्यू डीवाई चंद्रचूड़ का आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने एक बात फिर से दोहराई है कि प्रधानमंत्री मुझसे मिलने आए तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। मुझे तो सही लग रहा है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं मैं ऐसा नहीं कह सकता। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और खबर की तरफ हम चलते हैं कि आखिर उन्होंने और क्या कुछ कहा है। एक्सप्रेस अड्डा पर सोमवार शाम डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक प्रणाली के भीतर निष्पक्षता के महत्व पर जोर देते हुए जनता से अपने फैसलों में जजों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। कई मामलों में अदालतों द्वारा जमानत न दिए जाने के मुद्दे पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीजेआई के रूप में उनके लिए यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, क्योंकि मैंने ही यही कहा था कि जमानत अपवाद के बजाय नियम है। वो संदेश ट्रायल कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। वो जमानत देने में अभी भी आनाकानी कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैंने ए से जेड तक, अर्नब से लेकर जुबैर तक को जमानत दी है। यही मेरा दर्शन है। सीजेआई ने यह भी कहा कि उनके 2 साल के कार्यकाल में शीर्ष अदालत में 21,000 जमानत मामले दायर किए गए, जबकि 21,358 जमानत मामलों का निपटारा किया गया। इसी सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी और अन्य जैसे दूसरे युवाओं की जमानत याचिका पहुंची थी, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ चालाकी से उस बेंच से हटकर या फैसले अपने पास न लाने की बिना पर दूसरे बेंच को दे देते थे और जमानत उनको नहीं मिल पाई। कई बार जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन हर बार खारिज कर दी गई और यह कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। और सीजेआई चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि हमने ए टू जेड 2 लोगों का नाम लिया, अर्नब से जुबैर तक को जमानत दी है। लेकिन क्या सीजेआई को यह नहीं पता है कि उन्हीं के बेंच के पास उमर खालिद भी जमानत के लिए आ रहे थे, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जा रही थी। इस कार्यक्रम में डीवाई चंद्रचूड़ ने कई और मुद्दों पर बातचीत करी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री उनके घर आए और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पर लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बहुत कुछ बोला भी जा रहा है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, मुझे इस बारे में सही लगता है कि मेरे घर प्रधानमंत्री आए। लेकिन उसके बाद एक और मुद्दे पर उन्होंने बातचीत करी, जिस तरीके से चुनाव के समय इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था और सीजेआई ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उस योजना को अमान्य करार दिया था, तब उस वक्त मेरी प्रशंसा की गई थी और कहा गया था कि न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है। लेकिन जब मैं कोई ऐसा फैसला देता हूं जो सरकार के पक्ष में चला जाता है, तब यह कहा जाता है कि न्यायपालिका अब स्वतंत्र नहीं रह गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से चुनावी जो बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को पहले धंधा देती थी, फिर चंदा लेती थी, और अगर चंदा कोई नहीं देता था तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे भी मरवाए जाते थे। उस बॉन्ड को अमान्य तो करार दे दिया गया, लेकिन जिसने चंदा लिया और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और जिसने कार्रवाई करी, उनके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक बड़ा सवाल है कि आपने एक प्रक्रिया को अमान्य करार दे दिया, लेकिन जो लोग दोषी थे, जो लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के जरिए छापे मरवा कर उनसे चंदे लिए, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब एक वकील ने एक जनहित याचिका दाखिल करी कि एक एसआईटी बनाई जाए और इसकी पूरी जानकारी ली जाए, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने उस याचिका को खारिज कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ सीजेआई कह रहे हैं कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजों को
अमान्य करार दिया तब मेरी प्रशंसा की गई। मुझे कहा गया कि न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है, लेकिन अब कुछ फैसले ऐसे हुए जो सरकार के पक्ष में गए हैं तो उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, कार्यक्रम में चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि जब उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को अमान्य करार दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया तो उन्हें बहुत स्वतंत्र कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप चुनावी बॉन्ड पर फैसला लेते हैं तो आप बहुत स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर फैसला सरकार के पक्ष में जाता है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन ये मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिससे एक विवादास्पद राजनीतिक फंडित प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। भाजपा की केंद्र सरकार ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद से उसे आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसे राजनीतिक दलों को सीधी रिश्वत माना गया था। इसमें सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को ही हुआ, जिसे तमाम कंपनियों और लोगों ने चंदा दिया। इसमें वो कंपनियां भी शामिल थीं जिनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जांच कर रही थी या मुकदमे दर्ज कर चुकी थी। और भी कई मामले आए जिस पर इन्होंने बातचीत करी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये अपने फैसलों की वजह से विवादों में अब घिर गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जाते जाते इन्होंने वो काम कर दिया है जिसको उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई अचानक से ऐसी खबर आए कि लोग शॉक्ड हो जाएं, जिसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं सीजेआई चंद्रचूड़। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार दुष्यंत दवे ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला इन्होंने उठाया और फिर जिस तरीके से जमानत अपवाद है, ये तमाम चीजें की जा रही थी, उस पर क्या कुछ उनका कहना है हम वो भी जानेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान कैसे सरकार के फैसलों का समर्थन करते रहे, उसके लिए हम चलते हैं दुष्यंत दवे के एक इंटरव्यू पर, जिसमें उन्होंने सीजेआई पर जमकर हमला बोला है। दुष्यंत दवे ने दी वायर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि धारा 370 हटाने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के हटाने का समर्थन किया था, जबकि मणिपुर में जो उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है उसे नहीं हटाया गया। धारा 370 हटाना भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा था और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। अगर हम सत्ता में आते हैं तो धारा 370 को हटा देंगे, ऐसा बीजेपी कहती रही है। दुष्यंत दवे ने कहा कि सरकार द्वारा धारा 370 हटाना कोई प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक फैसला था और सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस फैसले का समर्थन किया। दुष्यंत दवे कहते हैं कि यह फैसला मेरे समझ से बाहर था कि इस फैसले को किस आधार पर दिया गया और फिर सीजेआई उसका समर्थन भी कर रहे हैं। दुष्यंत दवे ने इस फैसले को पूरी तरीके से गलत बताया था, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि फैसला बिल्कुल सही लिया गया है, हम फैसले पर समर्थन जताते हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। अब हम आते हैं कि जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठाया है कि हमने उसको अमान्य करार दिया, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ चलता रहा हम वो भी जानेंगे कि किस तरीके से चालाकी से डीवाई चंद्रचूड़ ये कहते हुए तो निकल जा रहे हैं कि हमने उसको अमान्य करार दिया, लेकिन जो लोग उसमें शामिल थे, जिन जिन कंपनियों पर मुकदमा हुआ, उन कंपनियों ने भाजपा को बड़े मोटी रकम में चंदा दिया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। अगर एफआईआर नहीं हुई तो इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की रेड पड़वाई गई, उसके बाद उनसे चंदा लिया गया। तो आखिर उन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब कार्रवाई के लिए एक पिटीशन दाखिल की गई तो उसको सीजेआई ने खारिज कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी, पर किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल है। तमाम खबरें आती रहती थी कि कैसे ईडी, सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड में वसूली करने के लिए किया गया था। जिस प्रकार से पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने छापेमारी की, फिर तमाम कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा था, इसके खिलाफ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले को खारिज कर दिया था। दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया है कि सीजेआई के पास सरकार पर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा लेती थी और भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा इसके जरिए से मिला था। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ अब कह रहे हैं कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम को अमान्य करार दिया, लेकिन वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब
पिटीशन दाखिल की जा रही थी कि एक एसआईटी का गठन किया जाए, तो आपने उस याचिका को खारिज क्यों कर दिया? दुष्यंत दवे ने एक और आरोप लगाया है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 जजों के फैसले को पलटकर अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने का रास्ता साफ कर दिया था। दुष्यंत दवे ने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ का यह फैसला आपत्तिजनक था कि आप जजों की बेंच के फैसले को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। दुष्यंत दवे ने कहा कि चीफ जस्टिस के ऊपर न्यायपालिका को अंदर से बदलने की जिम्मेदारी होती है और सीजेआई की जिम्मेदारी थी कि न्यायपालिका जिस तरह के समस्याओं से जूझ रहा है उसके बारे में जानकारी लेते और उसका निदान भी करते। दुष्यंत दवे ने कहा कि सीजेआई इस समस्याओं का निदान करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। दुष्यंत दवे ने आगे इंटरव्यू में कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने जानबूझकर बहुत सारे केस से किनारा कर लिया क्योंकि उनके पास राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में फैसला देने की हिम्मत नहीं थी। तो क्या जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ अब ये कह रहे हैं कि हमने A to Z के लिए फैसला दिया है, उनकी जमानत हमने सुप्रीम कोर्ट से कराई है, तो जिस तरीके से दुष्यंत दवे जो वरिष्ठ वकील हैं आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ फैसला देने में इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। आगे दुष्यंत दवे ने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ कोर्ट के बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब मामलों में कोर्ट के जरिए फैसला देने की बात आती है तो इस मामलों से कन्नी काट लेते हैं। उन्होंने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान रोस्टर मास्टर के तौर पर जो कार्य किए वो जवाब से ज्यादा सवाल पैदा करता है। अब एक बार फिर से सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे घर मिलने आए तो मुझे खुशी हुई, लोग इस पर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के ऊपर बोल रहे हैं कि एक प्रशासनिक मीटिंग थी, लेकिन क्या वो प्रशासनिक मीटिंग थी? अभी तक वो बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात जो दुष्यंत दवे ने कहा है कि इनके कार्यकाल को जितना जल्दी भुलाया जा सके उतना बेहतर होगा, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ लगातार ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल को लोग कैसे याद रखेंगे, मुझे इस बात की चिंता हो रही है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बने थे तब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 69,647 केस लंबित थे और जब सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर होकर जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट में 82,989 केस लंबित हैं। यानी कि जब वो इस पद पर बैठे थे तो 69,647 केस लंबित थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया है, लेकिन जिस तरीके से जो केस लंबित थे वो तो बढ़ते ही गए। जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के समय मैं भगवान के सामने बैठ गया था और ऊपर से यह फैसला आया, उसके बाद से लगातार विवादों में घिर गए हैं। फिर से उन्होंने कहा कि मैं अभी भी स्वतंत्र हूं, अगर मैं सरकार के पक्ष में फैसला देता हूं तो मेरी आलोचना की जाती है, अगर मैं विपक्ष के पक्ष में फैसला देता हूं तब मुझे स्वतंत्र बोला जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो बातें बोलकर कन्नी काट जाते हैं और दुष्यंत दवे ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि और भी मामले आए लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होते हैं, वो कन्नी काट कर निकल जाते हैं, दूसरी बेंचों को वो मामला थमा देते हैं। तो साफ तौर पर इससे ये जाहिर होता है कि क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, क्या किसी और चीज के बारे में इनकी बातचीत हुई है जिसको अभी तक सामने नहीं लाया गया है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।